नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे जिसका तज़किरा इब्तदाई के अंदर हो चुका है। हमें ज्वाइन किया माहिर बैनुल अक़वामी उमूर सलमान जावेद साहब ने। सलमान जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और दिफाई तजज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सईद खान साहब, मैं आपका भी मशकूर हूँ। सईद खान साहब, इस वक्त जो बहेरा अहमर की पोजीशन हो चुकी है, पहले आबना हरमुज़ के ऊपर तज़किरे हो रहे थे, तबसरे हो रहे थे और दुनिया जो थी वो उस तरफ को देख रही थी और उसका हल निकालने की कोशिश कर रही थी। ये बहेरा अहमर में बाबुल मंदब के करीब जो है एक जहाज के ऊपर हमला होना, फिर 3 पाकिस्तानी शहरियों की हलाकत जो है उसकी तस्दीक हो जाना, पाकिस्तान के लिए ये किस हद तक टाइट सिचुएशन बन चुकी है और पाकिस्तान का किरदार अब मुस्तकबिल में इसके ऊपर क्या दिखाई देता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है। पहली बात तो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का स्ट्रेट ऑफ जो बाबुल मंदब है इसके अंदर कोई अटैक नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल इस वक्त जो कंफ्यूजन फैली हुई है वो ये है कि जो हुतीज हैं वो इस अटैक को ओन अप नहीं कर रहे। सो अब अब सवाल पैदा हो रहा है कि ये अटैक एक्चुअली किया किसने है। मेरे ख्याल में वो सारे ममालिक जो कि क्या कहते हैं इस इलाके के अंदर नहीं चाहते कि कोई सुकून हो या यहाँ के ममालिक एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहें, वो यहाँ के हालात जब भी बेहतरी की तरफ जाने लगते हैं तो उनको खराब करने की कोशिश करते हैं। हमने इस पिछले 4-5 महीने में यासिर 3 मरतबा देखा कि फॉल्स फ्लैग किए गए, यानी कि ड्रोन्स भेजे गए या मिसाइल्स भेजे गए, लेकिन वो ना तो ईरान ने फायर किए थे ना हुतीस ने फायर किए थे। सो ये जो है ये मेरे ख्याल में जो एक्टिविटी है कि एक कार्गो एयरक्राफ्ट को एक कार्गो शिप को हिट करना रेड सी के अंदर, वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट एक्टिविटी है। लेकिन आई होप एंड विश के क्या कहते हैं कि ये हुतीज ने ना किया, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि हुतीज और जो इराकी मिलिशिया है जो सऊदी अरेबिया को नॉर्थ और साउथ से तंग कर रहे हैं, वो जो है ज्यादातर उस वक्त करते हैं कि जब ईरान जो है वो किसी टाइट कॉर्नर में होता है। इस वक्त जो ईरान जो है वो ये चाह रहा है कि किसी तरीके से अमेरिका के साथ उनकी डील हो जाए और ये जो ईरान थिएटर है वो किसी तरह बंद हो जाए उनके टर्म्स के ऊपर, मीनिंग देयर बाय कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपना कंट्रोल रखें और वो चाहते हैं कि जो ओमान के साथ उनका मुआहदा है वो अमेरिका भी एक्सेप्ट कर ले। सो मेरे ख्याल में जो है ईरान ने हुतीज को या इराकी मिलिशिया को हरगिज नहीं कहा होगा कि रेड सी के अंदर ये एक्टिविटी करें। सो इट इज अ वेरी नॉट अ वेरी गुड एक्टिविटी, लेकिन हमें होप करना चाहिए कि एस्केलेशन ना हो। एस्केलेशन ना हो यानी उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन बन चुकी है अभी तक शो नहीं किया है और ना ही पाकिस्तान से कोई मदद मांगी, ना पाकिस्तान से कोई मदद मांगी, ना कोई रिएक्शन शो किया। सलमान साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ये कोई फॉल्स अटैक हो सकता है? क्या पाकिस्तान को इसमें घसीटने की कोशिश हो सकती है, जिस तरफ इशारा एयर मार्शल साहब भी कर रहे हैं और इसके ऊपर तबसरे भी हो रहे हैं? और इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो क्या एक मुज़ाकरात कार, एक सालिस, एक मसालिहत कार से बढ़ के एक फरीक की हो चुकी? बहुत शुक्रिया। जैसा एयर मार्शल साहब ने कहा कि अभी चूंकि आप खबरों को भी अगर देखें तो ज़्यादातर जो मौकर इदारे हैं वो सारे के सारे इसको एक सस्पेक्टेड अटैक कह रहे हैं, सस्पेक्टेड हौसी अटैक कह रहे हैं। वो बिल्कुल ये बात नहीं कर रहे कि ये कंफर्म अटैक है। इसी वजह से आप देखते हैं कि पाकिस्तान, हालांकि कोई 2-3 महीने पहले पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिंजेंट किस्म का एक बयान दिया था कि अगर बहरा अहमर के अंदर या बाबुल मंदब के अंदर, जो कि हमारी लाइफ लाइन है हमारी सप्लाई चेन की, अगर उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक होता है, पाकिस्तान के वेसल्स के ऊपर या ऐसे वेसल्स के ऊपर जिसमें पाकिस्तान के कोई इंटरेस्ट जो हैं वो कैरिड होते हैं, तो पाकिस्तान उसको बहुत एग्रेसिवली जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। अब ये जैसे आपने भी कहा कि 3 पाकिस्तानी उसके अंदर शहीद हो गए, उसके अलावा 3 और लोग जो हैं उसके अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठे, तकरीबन 6 या 7 लोग जो हैं उसके अंदर मारे गए हैं। तो अब ये जो सारी चीज़ है इसमें ज़ाहिर है जितने भी मालिक, इंडोनेशिया हो या पाकिस्तान हो या खुद यमन के लोग हों, वो इसके ऊपर अपना अपना एक रिएक्शन तो ज़रूर देंगे, लेकिन वो कैलकुलेटेड होगा। वो हरगिज़ भी इस किस्म का नहीं होगा कि जिस किस्म की अगर लेट्स से अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, एंड जैसे एयर मार्शल साहब ने कहा कि उम्मीद तो ये है कि ये हौसीज ने नहीं किया होगा, लेकिन लेट्स से अगर एज्यूम भी कर लिया जाए कि हौसीज ने किया, तो तब भी सऊदी अरब की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से ये बिल्कुल भी इस तरह नहीं होगा कि इसको एकदम एस्केलेट किया जाए और एग्जैक्टली वही उसी ट्रैप के अंदर
जाके गिरा जाए जिस ट्रैप के अंदर पहले भी लोग जो है वो गिराने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट पीस डील जो कि एक इंटरिम पीस डील हमारी हुई थी, हमने करवाई थी जो इसके दरमियान अमेरिका के और ईरान के दरमियान, तो उस वक्त भी जैसे बात हो रही थी कि बहुत सारे ऐसे मिसाइल और ड्रोन्स जो हैं वो बाद में पता चला कि कहीं और से लॉन्च हुए थे और वो मुख्तलिफ ममालिक की तरफ उनको लॉन्च किया गया था। तो हो सकता है कि ये भी कोई इसी किस्म का अटैक हो, ताकि जैसे ही वो अभी जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है 3 ममालिक के दरमियान, तो पाकिस्तान चूंकि अभी फरीक बना नहीं है, बन चुका है उस रीजन के अंदर, तो उसको बाकायदा ड्रैग डाउन किया जाए अब कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो आई थिंक के पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक माइंडसेट भी और सऊदी स्ट्रेटेजिक माइंडसेट भी और खुद तुर्किया भी नहीं चाहेगा कि इस वक्त इस डिफेंस एग्रीमेंट को आते ही किसी भी तरीके से इस तरफ एग्जीक्यूट किया जाए। एयर मार्शल साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है कि जिसमें पाकिस्तान को पहले कहा जा रहा था कि 2 ऐसे फरीकैन के दरमियान वो मुज़ाकरात करवा रहा है जो एक मेज़ पे ही नहीं बैठना चाहते, तो फिर भी पाकिस्तान अपनी पोजीशन किसी हद तक मुस्तहकम रखे बैठा है, और अभी मौजूदा मंजरनामे में जब हूती सऊदी अरब के ऊपर हमला कर रहे हैं, सऊदी अरब जो है वो इराकी मलेशिया के ऊपर भी हमला कर रहा है, यमनी हूतियों के ऊपर भी अटैक हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल में ईरान के साथ भी पाकिस्तान का ताल्लुक रहना और सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुक रहना, ये किस हद तक नाजुक तवाज़ुन है? देखिए यासिर, जो हुथीज हैं या इराकी मलेशिया है, ये जो है ना किसी कंट्री के फॉर्म में नहीं है। दे आर जिसको आप कहते हैं कि प्रॉक्सीज हैं, और या ये मिलिशियाज हैं जो कि बहुत लिमिटेड एरिया के अंदर काम करते हैं, जिस तरह हमारे लिए बीएलए या टीटीपी है। इसीलिए आप देखें कि सऊदी अरेबिया ने ना ही तो एसएमडीए को एक्टिवेट किया है और ना ही ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट एक्टिवेट किया है जबकि क्या कहते हैं उनके ऊपर अटैक्स हुए, बल्कि उन्होंने इन चीजों को खुद ही हैंडल करना मुनासिब समझा है। मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया के पास इतनी डिफेंस कैपेबिलिटी है कि वो इन मिलिशियाज को हैंडल कर सकता है। और इस वक्त देखिए सऊदी अरेबिया भी ये चाह रहा है कि इस इलाके के अंदर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो हर एक की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, अब इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म होना चाहिए, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट के होने की वजह से सबसे बड़े जो जिनको नुकसान हो रहा है वो गल्फ कंट्रीज हैं, और गल्फ कंट्रीज को एक तरीके से सऊदी अरेबिया रिप्रेजेंट करता है। सो सऊदी अरेबिया कभी नहीं चाहेगा कि एस्केलेशन इस हद तक बढ़े कि अगले 3-4 महीने के लिए फिर बाबुल मंदब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए, इस इलाके में जंग हो जाए, और ऑयल प्राइसेस जो हैं जो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने और अमेरिका ने मिलके तकरीबन 88 से $90 के बीच में रखी हैं, वो $100 दोबारा क्रॉस कर जाएं, क्योंकि द मोमेंट वो $100 क्रॉस करती है पूरी दुनिया जो एक रिसेशन में चली जाती है। सो मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया बहुत सेंसिबली बिहेव कर रहा है और वो एस्केलेशन को रोके हुए है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है ना सारी गल्फ कंट्रीज और ईरान सब ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट अब खत्म हो, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अमेरिका जो है गो के वो निकलना चाहता है, लेकिन अब वो इस तरह लग रहा है कि वो कम करता चला जा रहा है, और अब उसकी सिर्फ एक डिमांड रह गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके ऊपर स्टेटमेंट्स दे तो रहा, लेकिन मैं बहुत पुरुमीद हूं कि इसी के अंदर यह सालिस के साथ यानी एग्रीमेंट उम्मीद तो कायम है, और हर मामले के ऊपर एयर मार्शल साहब वो उम्मीद कायम रही। बेशुमार ऐसे मौक़ों के ऊपर भी कि जब सारी दुनिया खामोश हो गई और जब वो जो बीच में दूसरे सालिस थे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, तब भी उम्मीद का दामन तो मौजूद था। सलमान साहब, जिस तरीके से एयर मार्शल साहब कह रहे हैं कि इराकी मलेशिया को अगर देखें या फिर उनको हूतीज़ को देखें तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और ये प्रॉक्सीज हैं, लेकिन क्या हूती जो हैं उनको उस नज़र से देखा जाना चाहिए जो पूरी दुनिया के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, यानी वो एक बड़े इलाके के ऊपर कंट्रोल भी रखते हैं, उनका अपना मुआशी एक निज़ाम भी है, उनके अपने पास मिज़ल्स भी हैं, नए ड्रोन भी हैं और ख़ुद की दिफाई पैदावार भी है, और उनके पास यमन की पुरानी तमाम तर जो दिफाई टेक्नोलॉजी है वो भी मौजूद है। तो उनकी अगर हैसियत का अंदाज़ा लगाएं तो क्या ये कहा जा सकता है कि वो कुली तौर पे ईरान से ही कंट्रोल होते हैं, या ये जो दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनसे अलग करके हूतियों को देखना होगा?
नहीं, मेरा ख्याल है कि एयर मार्शल साहब की बात या असेसमेंट बिल्कुल ठीक है इस मामले में। देखें, किसी जगह पे कंट्रोल होना या किसी बहुत बड़े इलाके पे कंट्रोल होना ये अनप्रेसिडेंट नहीं है। अलकायदा का इस वक्त अफ्रीका के अंदर भी बहुत सारे इलाकों के अंदर इसी तरीके से कंट्रोल मौजूद है। इसी तरीके से आप जब तालिबान की इंसर्जेंसी चल रही थी अफगानिस्तान के अंदर, करंटली नाटो की और यूएस की और इनकी जारादारी नजर आती थी कुछ बड़े शहरों तक, लेकिन अमलन तालिबान जो है वो बाकी जो रूलर अफगानिस्तान था उसके ऊपर उनका कंट्रोल मौजूद था और उसके ऊपर वो बड़ा दंदना के फिरते थे। बल्कि आसपास के जो दूसरे ममालिक थे उनसे वो सिक्योरिटी फीस भी लिया करते थे उस जमाने के अंदर। इसी तरीके से और भी आपको इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि बाद में किसी ना किसी तरीके से जो है वो हुकूमत के अंदर आने की कोशिश करते हैं। उनके ये आपको ट्रिजेक्टरी नजर आती है क्योंकि इनका अल्टीमेट मकसद भी यही होता है कि उन्होंने टॉपल करना होता है गवर्नमेंट को। तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट होती है जिसके अंदर एक वायलेंस का एलिमेंट जो वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो प्रॉक्सी के तौर पर वो डेफिनेटली इस्तेमाल हो रहे हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट हकीकत है और इसके ऊपर ज़ाहिर है सिर्फ हमारे यहाँ से नहीं बल्कि दुनिया भर से इस पर आवाज़ उठाई जा चुकी है। लेकिन जैसे एयर मार्शल साहब ने कहा कि चूंकि ये प्रॉक्सी और नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे ही इसको देखा जाता है या इसकी असेसमेंट या इसका थ्रेट मैट्रिक्स उसी तनाजुर के अंदर ही डेवलप किया जाता है, इसी वजह से सऊदी अरब कभी भी नहीं चाहेगा कि, या एटलीस्ट इस मौके पे नहीं चाहेगा कि उसका अपना जो एक स्टैचर है कि जी कि वो इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा इक्विपमेंट और इतनी बड़ी फौज रखने के बावजूद वो एक प्रॉक्सी जो उसके अक्रॉस द बॉर्डर जो टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है उसको वो हैंडल नहीं कर पा रहा। तो इसलिए भी एस्केलेशन की जो बात हो रही है या जो तज्जियात हो रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि जितने भी लोग इस वक्त, जितने भी दिमाग इस वक्त बैठे होंगे वो इसके ऊपर किसी भी किस्म की इस तरह की कोई बात करेंगे कि जी कि ठीक है वी शुड गो ऑल इन और इसके ऊपर हम इनको तख्तो तराज करते। तो जिस तरह किसी एक नॉन स्टेट एक्टर को आप इंगेज करते हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता डिसमेंटल करते हैं, आईबीओज होते हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, कहीं कहीं पे रेड्स होते हैं, कहीं कहीं पे पूरे पूरे ऑपरेशंस होते हैं, उसी तरीके से इसको आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी डील करेंगे। एयर मार्शल साहब, सर मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के जो दिफाई फैसले हैं ये पाकिस्तान को किस हद तक गैर जानिबदार रख पाएंगे और इसका असर सिफारती पॉलिसी पे किस तरह का पड़ेगा? मेरे ख्याल में जो है ना, पाकिस्तान इस वक्त अपनी फॉरेन पॉलिसी को यासिर साहब बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है। हम इस ट्राइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट का हिस्सा तो बने हैं, लेकिन जिस तरह ईरान ने और अमेरिका ने और चाइना ने इन ट्राइलेटरल एग्रीमेंट के ऊपर रिएक्ट किया है, इससे ये जाहिर होता है कि इन तीनों जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स थे, इनको किसी ना किसी लेवल पे इन तीनों कंट्रीज में से किसी ने एंगेज किया होगा। और मैं समझता हूं कि प्रोबेबली ईरान को हमने एंगेज इसलिए किया होगा कि एक एतमाद करते हैं, दूसरा हमारा भी कोई 900 किलोमीटर का बॉर्डर उनके साथ मिलता है और हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे 900 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो दोबारा यानी कि अनस्टेबल हो जाए। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से हम अपनी खारजा पॉलिसी को इस वक्त चला रहे हैं वो बेहतरीन है। हम पूरी दुनिया को साथ लेके चलना चाह रहे हैं और दुनिया पाकिस्तान की सिंसेरिटी को अप्रिशिएट कर रही है। और ख़ास तौर पे जो बिग पावर्स हैं, जो बिग थ्री हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया, वो पाकिस्तान की पॉलिसी को समझ रहे हैं। और जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं गल्फ और मिडल ईस्ट के अंदर, वो सारी कंट्रीज जो हैं, अगर वो किसी एक कंट्री के ऊपर इत्माद कर रही हैं तो वो पाकिस्तान है। इसकी वजह से मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी जो है वो बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है और कोई एक ऐसी चीज नहीं कर रही जिससे हमारी जो है ना मीडिएशन के ऊपर कोई इफेक्ट है या किसी को ये ख्याल हो कि हम किसी एक साइड का हिस्सा बन रहे हैं। मेरे ख्याल में हम जिस तरह चल रहे हैं वो बेहतरीन पॉलिसी है और हमें इसी तरह चलते रहना चाहिए। और इवेंचुअली आप देखेंगे कि सूनर और लेटर जब ये जंग खत्म होगी तो इस इलाके में जो एक कलेक्टिव डिफेंस का एक कॉन्सेप्ट इमर्ज कर रहा है, उसमें पाकिस्तान का बहुत कलीदी किरदार होगा। सलमान जावेद साहब, आपसे भी इसी बारे में कमेंट चाहूंगा कि पाकिस्तान की पोजीशन किस हद तक गैर जानिबदार रहेगी या पाकिस्तान किस हद तक सब्र का दामन थामे रखेगा?
मेरा ख्याल है जैसे एयर मार्शल साहब ने कहा कि वी आर इन अ वेरी बैलेंस पोजीशन राइट नाउ। ये सोचना, क्योंकि जियोग्राफी को आप डाइवोर्स नहीं कर सकते, तो वी हैव टू लिव हियर। हमारे साथ अफगान जैसे हमारे उनके साथ बहुत ज़्यादा इस वक्त बुरे ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके बावजूद हम किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी सतह पे उनके साथ भी एंगेजमेंट करते ही हैं। ईरानियंस के साथ हमारा बिल्कुल एक अलग मामला है। चाइनीज़ एक बहुत बड़ी पावर है यहाँ पे, रशियंस एक बहुत बड़ी पावर है, ये हमारे अपने खत्ते की सूरत हाल है और इनके ज़ाहिर है अपनी एक मुखासमत या अपनी एक रेवलरी है विद अदर पावर्स जो कि दुनिया के अंदर मौजूद हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान एक बड़ा बैलेंस्ड जैसे किरदार है, जिसमें अमेरिका, चाइना, रशिया और ईरान, इन सब के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं। इसी वजह से आप देखते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर जब आपका ट्रायलैटरल एग्रीमेंट होता है और जैसे रिएक्शंस आते हैं, तो उसमें कोई भी उसके ऊपर बड़ी आयब होती है ना, वो कोई भी रेज नहीं करता। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि ना खित्ते के अंदर उसने कोई इस तरह की एक नई हॉस्टिलिटी जो है वो अपने लिए बनानी है जिसके अंदर उसके लिए कोई मसाइल पैदा हो, ना खित्ते के बाहर किसी ऐसी जगह पे इन्वॉल्व होना जहां पे वो अदम तवाज़ुन के अंदर जो जहाँ पे वो अदम तवाज़ुन पे अपना हिस्सा बन सके। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी जो सिफारती पॉलिसी तरतीब दी है उसमें इस हद तक एहतियात बरती गई है कि मुस्तकबिल का मंजरनामा जो है वो ना किसी की मखासमत में हो, ना किसी की मुखालफत में हो, बल्कि मफाहमत की सूरत में अपनी बेहतरी की जो शक्ल है वो इख्तियार कर सके। बहुत शुक्रिया।